दोस्तों अभी पिछले वीडियो में हमने सोशल थिंकर और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। तो अब साइकोलॉजिकल थिंकर और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। इससे पहले वीडियो जो हमने डाला है वो ज़रूर देखिए, और जितने भी ईएसआई पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली सोशल वर्क एंड सोशल गाइड के लिए जो पेपर दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर कहीं कभी साइकोलॉजी का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या एम्स सीआरई के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या जो डी ट्रिपल एस बी का पेपर होने वाला है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर, या उसके अलावा डब्ल्यूसीडी का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो आया है पोस्ट, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 इनका टाइम पीरियड रहा है। फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइको एनालिसिस एंड फ्रायड डेवलप्ड थ्योरीज अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रायड ने दिया है, पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर दिया है, इड ईगो सुपर ईगो इन्होंने दिया है, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने बताया है, और साइको एनालिसिस तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको साइको, और उसके बाद साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थियरी भी इन्होंने दी है। तो ये इतनी चीज़ों को लेके, हाँ एक और चीज़ है कैथारसिस, वर्ड भी इन्हीं को माना जाता है कि दिया है। कैथारसिस मतलब वेंटिलेशंस ऑफ इमोशन, जिसमें आप पेशेंट को या क्लाइंट को वेंटिलेट कराते हो। तो ये इतनी सारी चीज़ें, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेजर चीज़ें हैं जो बार बार पूछा जाता है। बी एफ स्किनर 1904 से 1990, ये एक बिहेवियरिस्ट है, and Skinner developed the theory of operant conditioning, which emphasized the role of reinforcement in shaping behavior। जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है, सपोज करो कोई बच्चा गलत व्यवहार सीख गया है तो उसको अनलर्न कराने के लिए, माल एडेप्टिव बिहेवियर को एडेप्टिव बिहेवियर से रिप्लेस करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है, जिसमें बी.एफ. स्किनर का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए इनको बिहेवियरिस्ट भी कहा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इनके इस थियरी का नाम है। उसके बाद जीन पियाजे 1896 से 1980, पायनियर इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। पियाजे's theory focused on the stages of cognitive development in children। तो बच्चों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, 4 स्टेज इन्होंने दिया है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फिर फाइनल फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये चारों स्टेजेस इन्होंने बताए हैं, अलग अलग स्टेज के, 0 से 2 ये सेंसरी मोटर, फिर 2 से आई थिंक 4 है, 2 टू 5 है, 5 या 6 है, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है तो देख लेना। उसके बाद में कार्ल रोजर्स है जो 1902 1987, नोन फॉर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, दोनों आता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दोनों एक ही है, ये कार्ल रोजर्स का है। एंड इन्होंने जो है एम्पैथी एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड कॉन्ग्रुएंस इन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीजें बहुत बार पूछी जा चुकी है। एम्पैथी और सिंपैथी में बार बार मैं कई बार वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। एम्पैथी मीन्स टू पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के सिचुएशन में रख के उस एनवायरनमेंट को फील करना, उसकी प्रॉब्लम को फील करना, इसको एम्पैथी बोलते हैं। तो एक अच्छे थेरेपिस्ट का, एक अच्छे प्रोफेशनल सोशल वर्कर का हमेशा ये ध्यान रखना है, उसको एम्पैथी शो करना है, सिंपैथी नहीं शो करना है। इट मीन्स कि क्लाइंट अगर रोने लग गया अपनी प्रॉब्लम बताते बताते, तो तुम्हें भी नहीं रोने लग जाना है। तुम्हें अपने आप को ये ध्यान रखना है कि एक प्रोफेशनल रिलेशन है, ना कि एक कोई फैमिली रिलेशन है। उसके बाद में अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, आपको कोई भी बिना कंडीशन के उसको रिगार्ड देना है। अगर आपका क्लाइंट आपके किसी टास्क को फुलफिल करता है या उसके कुछ उसने पॉजिटिव चीजें जो है शो किया है। एंड कॉन्ग्रुएंस इन थेरेपेटिक रिलेशनशिप। उसके बाद में इयान पाउलो, फेमस फॉर हिज वर्क इन क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सबको पता है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक हैं, और इनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इवान पाउलो के बारे में। पाउलो डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ एनिमल्स एंड ह्यूमंस कुड लर्न टू एसोसिएट अ न्यूट्रल स्टिमुलस विद अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। कैसे जो है स्टिमुलस के, आप सबसे अच्छा जो इसका मीम्स अभी वायरल हो रहा था, आप एक पिता अपने बेटी को दूध पिला रहा होता है, वो नहीं पी रही होती, तो उसके पास एक गुड़िया होती है, उसको पटकता है 2 बार, उसको दूध पिलाता है पहले, जब वो नहीं पीती है गुड़िया, ये ऐसा इंडिकेट करता है उसमें, उसको पटकता है यानी मारता है, उसके बाद गुड़िया, उसकी लड़की फिर से तुरंत दूध पीने लग जाती है। तो ये वही है क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद में अल्बर्ट बंडूरा,
1925-2021 सोशल कॉग्निटिव थियरिस्ट, इनको अल्बर्ट बंडूरा को भी कॉग्निटिव थियरिस्ट माना जाता है। बंडूरा इज नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड मॉडलिंग। तो मॉडलिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो हमेशा अल्बर्ट बंडूरा को ध्यान में रखिएगा, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का भी रखना है। सोशल लर्निंग थ्योरी तो इन्होंने दी है। एरिक एरिक्सन टोटल 8 स्टेज इन्होंने दिया। साइकोलॉजिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। हमेशा याद रखना साइको सोशल, एरिक एरिक्सन, साइको सेक्सुअल सिगमंड फ्रायड, और साइको एनालिसिस भी सिगमंड फ्रायड। हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन, यानी पूरे जीवन में इनको बताया कि पर्सनालिटी डेवलप होती है। अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की दी है नीड्स की थ्योरी का। डेवलप द हायरार्की ऑफ नीड्स, अ थ्योरी दैट ऑर्गेनाइजेस ह्यूमन नीड्स इन अ पिरामिड विद बेसिक नीड्स एट द बॉटम एंड हायर ऑर्डर नीड्स एट द टॉप। तो जो सबसे बेसिक नीड है खाना, जिंदा रहने के लिए, तो सबसे पहले दिया है जब खाना आपको मिल जाएगा तब आपको शेल्टर की जरूरत लगेगी। शेल्टर मिल जाएगा तो फिर मतलब रहने की जगह, उसके बाद फिर आपको बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, उसका क्रम दिया हुआ है। जॉन बॉल्बिन 1907 से 1990, अटैचमेंट थ्योरी, who explored the importance of early relationship and attachment bonds in human development। तो जॉन बाउली का है अटैचमेंट। लेव वाइगोस्की, सोवियत साइकोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस द सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सोशल कल्चरल की जहां बात आ जाएगी वहां ये लियो वाइगोत्स्की आ जाएंगे। इम्फेसिंग द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी एंड कल्चर, तो ये इसलिए थ्योरी और इम्पोर्टेंट हो जाती है। कैरन हार्नी, a neo-Freudian psychologist, Harney challenged the Freud's theories and introduced her own ideas about the neurosis and the impact of culture on personality। इन्होंने वोम एनवी भी दिया था। ये सिगमंड फ्राइड के जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की पर्सनालिटी की थ्योरी दी थी। तो कैरन हार्नी ने कहा कि अगर इनकी पूरी पर्सनालिटी पे पेनिस को ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो अगर इनके पास पेनिस है तो फीमेल के साथ ये एक पॉजिटिव चीज है कि ये एक गर्भ धारण करने की कैपेसिटी रखती है, जो आप लोगों के पास नहीं है। तो नियो फ्राइडियन भी ध्यान में रखना, उनको कहा जाता है जिन्होंने फ्राइड की थ्योरी पे कमेंट किया या फ्राइड की थ्योरी को बेसिक थ्योरी मान के उस पर कोई नई थ्योरी डेवलप करी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। गार्डनर मर्फी 1895 टू 1979, लीडिंग फिगर इन पैरासाइकोलॉजी, मर्फी contributed to the study of consciousness, creativity and the psychology of religion। तो गार्डन मर्फी का साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन, क्रिएटिविटी और कॉन्शियसनेस। कार्ल यूंग, हमेशा याद रखना इसको यूंग पढ़ना है, जुंग नहीं पढ़ना है। कार्ल यूंग ने फाउंडेड एनालिटिकल साइकोलॉजी। एनालिटिकल साइकोलॉजी जुंग इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट्स लाइक द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आर्किटाइप्स एंड पर्सनालिटी टाइपोलॉजी। तो ये तीन चीजें, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आर्किटाइप्स एंड पर्सनालिटी टाइपोलॉजी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और बच रहा है, ये है अल्रिक नेशर, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हु प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो बहुत कम पूछा गया है इन्हें, इसीलिए शायद मैं ध्यान नहीं दिया, मिस कर गया था। तो बेसिकली इतने क्वेश्चन आप लोगों के तैयार अगर हो जाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। किसी को और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कोई और वीडियो टाइम मिला तो बना देंगे, तो आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।